यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी सवाल है। जो आपकी एसी है, जो आपकी फ्रीज है, एक्चुअल में इसका काम कैसे होती है, इसी के बारे में चर्चा करें। रेफ्रिजरेटर जो है, कह रहा है कि ऑपरेटर टेक हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, वर्क इज डन एंड द वर्क डन टुगेदर विद द हीट एब्जॉर्ब इज डिटेक्टेड टू द सोर्स। ये हीट तो एब्जॉर्ब करती है सबसे पहले कि हमारी कमरे को क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर की ओर निकालती है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, अगर आपने देखा फ्रिज के अंदर देखा हो तो फ्रिज में क्या होता है, अंदर जो भी अंदर की हीट होती है उसको बाहर निकालती है, जिसकी वजह से प्रेशर कम होती है। जैसे प्रेशर कम होता है तो नो डाउट कोल्डनेस जाकर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सिंपल थे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो नेचुरल प्रोसेस होता है बच्चों, उस नेचुरल प्रोसेस में हम लोग के साथ क्या होता है कि सिंपली नेचुरल, जब हमारी सिस्टम की टेम्परेचर डाउन होती है या हीट एनर्जी नहीं कम होती है, प्रेशर कम करते चले जाते हैं, तो कोल्डनेस हमारा क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो प्रोसेस इसमें यही है कि, और सवाल है कि यहाँ पे भी 100% बच्चों, यहाँ पे भी 100% जो है ना वर्किंग एफिशिएंसी नहीं होती है। सोर्स Q1 हीट लिया, कुछ वर्क किया, उसके बाद Q2 वर्क बाहर निकाला, तो इसके अंदर भी प्रोसेस वही होती है जो हमारा हीट इंजन के अंदर होती है। क्योंकि इसके अंदर हम एफिशिएंसी को जब बच्चों रेफ्रिजरेटर के अंदर हम निकालते हैं, Q1 अमाउंट लिया, कुछ वर्क किया, क्यों फिर बाहर निकाल दिया, 100% एनर्जी को नहीं निकाल सकती है बाहर, 100% हीट को बाहर निकाल, क्योंकि कोई भी ऐसी जितना 100% अपने कमरे के अंदर से बच्चों हीट लेते हैं, उतनी हीट वो बाहर नहीं निकाल सकती, कुछ ना कुछ एरर आती है। तो अब यहाँ से अगर इसकी नीटा की वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो 1 माइनस यही मिलेगा, Q2 बाई क्या मिलेगा, Q1 के हिसाब से परसेंटेज एफिशिएंसी में 100% आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा नीटा की जो वैल्यू निकलेगा 1 माइनस T2 बाई T1 के टर्म में, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, इस प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। तो बच्चों ये जो हमने पढ़ लिया रेफ्रिजरेटर्स, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, ये कई सारे टाइप की इंजन आती हैं। अगला जो एक टर्म है बच्चों कोफिशिएंट। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमने देखा था, हालांकि ये चीज़ हमने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें टर्म को और थोड़ा और एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं कि नीटा जो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी होती है किसी भी इंजन को लेके, या परफॉर्मेंस कोफिशिएंट जो होती है रेफ्रिजरेटर एसी या फ्रिज का जो भी होती है बच्चों, उसको हम थोड़ा सा एक अलग तरह से रिलेशंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, रिलेशंस है। तो हमने परफॉर्मेंस और कोफिशिएंट बच्चों, ये जो टर्म है आपके सामने बीटा है, जरा इसको आप देखें, आप ये जो टर्म आपको दिख रहा है आपके सामने, इसको बच्चों आप बीटा बोलते हैं, यहाँ पे भी लिखा गया, ये बीटा होती है, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट जो है ना बीटा कहलाती है। और ये बीटा जो बच्चों डिफाइन करता है, ये रेशियो होती है, हमने बताया था कि हीट रिमूव कितना हीट रिमूव कर गया डिवाइड बाय वर्क डन। हमने बताया था कि एक इंजन है बच्चों, एक इंजन में हमने एक हीट सप्लाई किया जिसका नाम है Q1, इसने इंजन हमारी क्या किया, कुछ वर्क कर गया बच्चों W, और जो बाहर सप्लाई कर दिया वो Q2। तो इफिशिएंसी 100% इफिशिएंसी का मतलब हमने बताया था कि दुनिया के अंदर कोई सा भी ऐसा थर्मोडायनामिक्स के अंदर बच्चों इंजन नहीं बने हैं जो अपनी 100% एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि जो किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो हमारी सिस्टम क्या करती है, वर्क करती है, जो उसके बाद जो वर्क करने के बाद जो अमाउंट ऑफ हीट बढ़ जाती है वो क्या करते हैं, उसको बाहर रिजर्वेयर के थ्रू बाहर हमें निकाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये भी बात जानते हैं कि दुनिया की कोई भी ऐसी इंजन नहीं है कि जो 100% अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करके मैकेनिकल वर्क में लगा सकता है, ऐसा पॉसिबल अभी तक कोई इंजन नहीं बनी है, ठीक है। और आने वाला भविष्य में भी थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ थर्ड लॉ यही बात को एक्सप्लेन करता है कि 100% एफिशिएंसी वाला कोई इंजन दुनिया के अंदर बनेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो खैर बच्चों, हमने एफिशिएंसी की जब बात की थी तो नीटा की जो वैल्यू हम आपके सामने जो डिफाइन किया था, बताया कि कितनी आपने वर्क डन कर दिया और कितनी आपने हीट की सप्लाई कर दी, ये बताया था फॉर्मूला। इस नीटा के अंदर अगर बात करें तो जो वर्क डन बच्चों W किया है, तो W को क्या लिख सकते हैं कि जो Q1 में से जो Q2 बचेगा वही हमारा वर्क डन होगा बच्चों, Q1 में से जो Q2 बचेगा वही हमारा होगा Q1। अब जो नीटा है या परसेंटेज एफिशिएंसी अगर निकालना चाहते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो नीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, Q1 माइनस Q2 बाई Q1, इसको आप अलग करें, वो ये बच्चों अलग करने के बाद 1 माइनस क्या मिलेगा, Q2 बाई Q1 इंटू 100, ये मिलेगा 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू क्या मिलेगा बच्चों, 100 मिलेगा, ओके। अब कभी कभी टेम्परेचर से रिलेटेड आपको पता है कि टेम्परेचर जो है ना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है।
जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा हीट बढ़ेगा। तो इसको अगर बच्चों रेशियो लेते हैं तो Q2/Q1 की जो वैल्यू आएगा, अब हमें बताइए क्या T2/T1 नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, Q2/Q1 का रेशियो T2/T1 लिख सकते हैं। तो अब जो यहाँ नीटा की वैल्यू है 1 माइनस क्या होगा T2/T1 इंटू क्या मिलेगा 100, ठीक है। तो जो नीटा की वैल्यू है 1 माइनस क्या हो गया T2/T1 इंटू 100। ये जो रिलेशंस आ रही हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी आती हैं, जो परसेंटेज एफिशिएंसी आप लोग निकालते हैं किसी भी इंजन का। इस पे क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर। लेकिन जो वर्किंग परफॉर्मेंस है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो आपके सामने दिख रहा है कि कोई भी इंजन है, जैसे एसी है, फ्रिज है, उसके वर्किंग परफॉर्मेंस क्या होता है, तो उसको मैथमेटिकली निकालने के लिए बच्चों ये होती है कि अपनी कितनी हीट एनर्जी को बाहर निकाल सकती है। हीट एनर्जी को निकालने की जो बाहर की जो कैपेसिटी है बच्चों, ये जो बीटा है हमारे पास क्या है Q2/W। ये जो Q2/W आपके सामने दिख रहा है, तो W को आप फिर यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। Q2/W की वैल्यू होगा Q1 माइनस Q2, ठीक है ना। तो बच्चों इसके लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा T2/T1 माइनस क्या T2। दिस इज द वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ कोफिशिएंट परफॉर्मेंस की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, ठीक है। क्या बच्चों इसको नीटा के टर्म में लिख सकते हैं? इसको नीटा के टर्म में अगर रिलेट करना हो हमारे पास, ठीक है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे जरा इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप नीचे लेके आ जाते हैं, इसको जब बीटा की वैल्यू बच्चों नीचे लेके आते हैं तो 1 अपॉन क्या मिलेगा Q1 माइनस Q2 जो वैल्यू मिलेगा, तो बच्चों T2 है, ऊपर है T2, हाँ, तो 1/1 माइनस T1 बाई क्या मिलेगा बच्चों T2 1 मिलेगा, ठीक है। तो जब नीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों, नीटा की वैल्यू का डायरेक्ट बिना निकालेंगे, बिना परसेंटेज का, तो 1 माइनस T2 बाई क्या मिलेगा T1 मिलेगा। क्लियर है? ओके बच्चों, इसको अगर उल्टा कर देते तो 1 बाई नीटा की वैल्यू क्या मिलेगा 1/T1, इसको मिलेगा 1/1 माइनस T1 बाई बच्चों क्या मिलेगा T2 मिलेगा, या इसको आप लिख सकते हैं T2/T1। इस नीटा, चलो इसको फिर से हम रिलेट कर लेते हैं, दोनों को कैसे आपस में रिलेशन करें, क्योंकि एक और रिलेशन हमारे पास पॉसिबल है बच्चों। हमारे पास जो नीटा है बच्चों, नीटा के केसेस में हमने निकाला था कि जो हमारी वर्क डन है W बाई हमने क्या निकाले Q निकाले, तो ये हो गया Q2 माइनस Q1/Q1। तो नीटा की वैल्यू आ गया बच्चों, इसको लिखे T2 माइनस T1/T1, ठीक है। वहाँ से अगर बीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, वहाँ से अगर बीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना मिलेगा 1 अपॉन, या ऊपर जाएगा T2/T1 बच्चों माइनस क्या मिलेगा T2 मिलेगा। ओके बच्चों, दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम इस दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड कर लीजिए। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा β/n मिलेगा। तो β/n की जो वैल्यू मिलेगा बच्चों, वो बीटा की वैल्यू होगा T2/T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस क्या होगा T1/T1। इससे कैंसिल होगा, तो जो β/, नीटा की जो वैल्यू आएंगे ये वैल्यू मिलेगा हमारे पास T1/T2 सबसे ऊपर चला जाएगा, बीटा है T2/T1/T2 और इसकी वैल्यू बच्चों T2 माइनस T1, तो ऊपर जाके माइनस T1 बाई क्या बन गया T2। ओके ये वैल्यू में रिलेशन आए हैं दोनों के अंदर। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। नीटा की वैल्यू, अब T1/T2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं बच्चों, तो हमारे पास नीटा की वैल्यू है 1 माइनस या T2 माइनस T1, T1/T2 माइनस क्या हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके दोनों सेपरेट क्वांटिटी रहने दो, दोनों बच्चों सेपरेट ही रहने तो ज़्यादा ठीक होगा कि दोनों आपस में रिलेट नहीं हो पाएंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन हो, यहाँ से हमारे केस की वैल्यू है बीटा, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट जो है ना ये बीटा है। तो ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ दो तरह की होती है, एक एफिशिएंसी और दूसरा परफॉर्मेंस कोफिशिएंट होती है। तो दोनों फॉर्मूला को आप याद रखें, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे बच्चों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने बनाया था, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। अगली जो क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, अगली क्वेश्चन है कि डेंसिटी वर्सेस हमें प्रेशर की ग्राफ दिया हुआ है।
किसका है, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर की ग्राफ दिया हुआ है। तो जब डेंसिटी वर्सेस प्रेशर की ग्राफ देके हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वर्क डन इन द ईच प्रोसेस, दोनों प्रोसेस कितनी प्रोसेस हो रही है बच्चों, ए से बी हो रही है, बी से बी सी हो रही है, सी से ए हो रही है, ए से बी से सी से ए, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस बच्चों हमारे पास चल रहा है, ये जो प्रोसेस हमारे पास चल रहा है साइक्लिक प्रोसेस है। तो कह रहा है कि देखो एक्चुअल में पूरी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन नहीं पूछा जा रहा है। अगर पूरी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन पूछा तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेस की वजह से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम हर प्रोसेस के दौरान बच्चों क्या निकाल लेते हैं, वर्क। और दूसरा बात कर रहा है कि फाइंड द हीट इजेक्टेड बाय द गैस इन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल में कितना गैस बाहर हीट निकलेगा। तो बच्चों जिस दौरान हमारी वर्क डन की वैल्यू या इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उधर में हम मान के चलेंगे क्या है, हमारी जितनी हीट नेगेटिव, जो भी वर्क डन हमारे निकल के आएगा नेगेटिव आएगा, इसका मतलब हम समझाएंगे कि हमारी हीट क्या कर रहा है, बाहर निकल रिलीज कर रहे हैं। तो वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव आती है। तो बच्चों सबसे पहले डेंसिटी है, और डेंसिटी के ग्राफ आप वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होता है, मास बाई रो। पहली बात दिमाग में रख लीजिए कि एक्चुअल में अगर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एम बाई वी के हिसाब से आएगा, ओके। दूसरी बात आपके सामने दिख रहा है बच्चों, ये जो रिलेशन जा रही है ए से बी जा रही है, ठीक है ना। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ना वॉल्यूम का हो रहा है, वॉल्यूम डेंसिटी सिंपल थी है, डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी का अगर रिलेशंस करते हैं आइसोथर्मल में बच्चों टेम्परेचर, जैसे पी वी इक्वल टू हमारे पास एनआरटी होता है, ठीक है ना। पी वी इक्वल टू एनआरटी आ जाता है, और पी की बच्चों हमारे यहाँ से निकल के आती है एन वाई, पी इक्वल टू होती है एन वाई या बी कर दीजिए इंटू क्या मिलेगा आर टी, ठीक। अब यहाँ से बच्चों प्रेशर जो है ना वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू आर टी है, तो ये बच्चों कितना मिल गया रो, तो प्रेशर हमारे पास क्या रो आर टी वाई क्या मिल गया है। तो हम कर सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लो का है, यानी कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा तो, यानी इस रिलेशन से जरा देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हमने टेम्परेचर को बच्चों कांस्टेंट करा दी, क्या करा दी, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आ गया, डेंसिटी का। इसका मतलब है ग्राफ तो ये बता रही है प्रेशर वर्सेस डेंसिटी की ग्राफ तो इसी हिसाब से जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रही है। इसका मतलब है बच्चों कौन सी प्रोसेस आ रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या आ रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस आ रहा है। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास आ रही है तो इस प्रोसेस को वर्क डन अगर बच्चों निकालते हैं तो याद करें आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग क्या चेंज किया था, W बराबर जो है ना 2.303 या सिंपल सी है एनआरटी, आरटी है लॉग V2/P1, ये बताया था, ठीक है। अगर प्रेशर के टर्म में चर्चा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, RT लॉग P1/P2, ये रिलेशन निकाला था। देखो 10 के बेसिस पे अगर ई के बेसिस पे अगर लॉग 10 के बेसिस पे आप कंप्लीट करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303। अगर यहाँ पे अगर आप 10 के बेसिस पे लॉग निकालना चाहते हो तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303। तो खैर यहाँ पे छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है बच्चों। इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना है, P0, और फाइनल प्रेशर कितना जा रहा है, 2P0, ओके। तो बच्चों यहाँ से जो वर्क डन निकल के आई है ये भी प्रोसेस के दौरान आइसोथर्मल हो रहा है, तो आइसोथर्मल की हमने कांस्टेंट लगा दी लॉग P0/2P0, इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से जो WAB की जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रहा है, RT log 1/2। तो बच्चों ये जो निकल के आ रही है वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रही है। जो वर्क डन AB की वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने के बाद कितना हो गया, -RT ln2। इसका मतलब हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो बच्चों हीट इस केसेस में निकालेंगे तो NCV क्या आएगा, ΔT आएगा, ठीक है ना। वर्क डन की अगर बात करेंगे, अगर हमारी वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना आ रही है तो कह रहा है कि फाइंड द हीट इजेक्टेड बाय द गैस इन कंप्लीट साइकिल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल में हमें बताइए कि हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बच्चों। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है, क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा
तो सिस्टम की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, सिस्टम की एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो 100% जो एनर्जी देंगे उसमें क्या लगा देगा, वर्क में लगा देगा। तो बच्चों हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, हमें कहा था कि टेम्परेचर की वेरिएशंस क्या हो रही है। तो जो वर्क डन होती है, जो हीट होगा ए बी के दौरान जो हमारी सिस्टम बाहर की ओर रिलीज करेगा, यानी कि अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं हो रही है तो जो भी हीट है बाहर रिलीज करिए, वर्क डन निगेटिव होने का मतलब यही है क्योंकि सिस्टम की एनर्जी हमें बाहर जा रही है। ठीक है, तो बच्चों अगर हमने क्यू ए बी लगा दी आइसोथर्मल प्रोसेस में तो एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है ना। अब यहाँ से तो इंटरनली चेंज करा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हीट बच्चों चेंज नहीं करेगा, यही जो वर्क डन आएगा वही निकल के आएगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ओके अगला प्रोसेस मेरा देख लेते हैं। अगला प्रोसेस में वर्क डन हमारा क्या निकल के आएगा, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है। बी से सी में बच्चों क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब बी से सी में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या आना चाहिए, चला देखते हैं। वर्क डन बच्चों बी से सी में सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन सी है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस में बच्चों क्या होती है, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होती है। ये भी बात क्लियर है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन जो बच्चों बीसी में आएगा वो क्या आएगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो जो बीसी के केसेस में जो वॉल्यूम चेंज होगा बच्चों, वॉल्यूम बीवी से कहाँ आ रहा है, माइनस वीसी से, वीसी से कितना आ रहा है, वीबी पे आ रही है। ठीक है, तो जो बीसी में बच्चों हमारी चेंज इन जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है, तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है बीसी का। कैसे निकाले, पीवी इक्वल टू हमें वॉल्यूम मास बाई क्या बच्चों, रो है। तो अगर वी पॉइंट पे अगर वॉल्यूम होगा, पीपी की वैल्यू क्या होगा, m/2 रो नॉट था। ठीक है, और सी पॉइंट पे वीसी की जो वैल्यू होगा m/रो नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बीसी है बच्चों, यहाँ पे जो प्रेशर है इस पॉइंट पे कितना है, 2p0 है। वीसी की जो वैल्यू होगा m2/ρ0 m/2 रो नॉट माइनस m/रो नॉट, यही होगा। तो जो वर्क डन बच्चों निकालेंगे बीसी की वजह से, तो 2p0 इसको माइनस आएगा m/2 रो नॉट, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो वर्क डन की जो वैल्यू बीसी होगा माइनस p0 m/ क्या होगा, रो नॉट। तो बच्चों इस केसेस में हमारे सिस्टम की जो वर्क डन हमने निकाली, ये भी वर्क डन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रही है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वर्क डन हमारे पास निगेटिव आ रही है तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसका हीट निकालें, हीट अगर हम निकालते हैं बच्चों QBC का, क्या आएगा, NCV डेल्टा टी, टेम्परेचर बदल जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले QBC, क्यू कितना है बच्चों, कह रहा है कि मोनोटॉमिक गैसेस अंडर साइक्लिक प्रोसेस आइडियल गैसेस है 1 मोल है, तो N की वैल्यू 1 हो गया, 3/2 RT चेंज इन डेल्टा टी। तो बच्चों जो QBC की जो वैल्यू आ गया हमारे पास 3/2 R इंटू डेल्टा टी। इतना देखिए, सबसे पहले हमारा वर्क डन निकाला है, तो वर्क डन पहला प्रोसेस में ही मिला था, दूसरी प्रोसेस में वर्क डन हमारे पास माइनस p0 m/रो डॉट मिला है, और दो इस केसेस में जो हीट की वैल्यू है बच्चों 3/2 R डेल्टा टी है। क्या टेम्परेचर की वैल्यू निकाला जा सकता है बच्चों, बीसी में टेम्परेचर की वैल्यू, प्रेशर तो ठीक है, अगर आप पीवी इंटू डेल्टा टी अगर निकालते हैं, पीवी इक्वल टू NR डेल्टा टी की अगर बात करते हैं, तो जो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम होगा, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम निकल के आएगा बच्चों NR इंटू क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा। N से N कैंसिल हो गया, प्रेशर हमारे पास 2p0 है, 2p0 है, और चेंज इन वॉल्यूम की जो वैल्यू है हमारे सामने कितनी आई है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आप यहाँ से अगर यहाँ निकालेंगे बच्चों कितना आया, माइनस p0, यहाँ देखो माइनस p, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू है माइनस m/2
टू रो, बात वही आएगा, वही निकल के आएगा हीट। तो खैर ठीक है। तीसरा प्रोसेस में जो हम लोग वर्क डन निकालेंगे, थर्ड प्रोसेस कौन सा है हमारे पास? तो बच्चों थर्ड प्रोसेस हमारे पास ये दिख रहा है आपके सामने, ए सी से। तो वर्क डन हम सी से निकालते हैं, ठीक है। सी से में बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, सी से में क्या आ रही है? वॉल्यूम कांस्टेंट आ रही है। तो जो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों यहाँ से वर्क डन जो निकल के आएगा सी ए की वैल्यू क्या आएगा? 0। तो तीन अलग अलग प्रोसेस में हमने क्या कर ली? वर्क डन को वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। जैसे पहला कर्व आइसोथर्मल है, दूसरा आइसोबारिक है, तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस है। तीन अलग अलग प्रोसेस में फाइंड द हीट रिजेक्टेड बाय द वन गैस इन कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में कितना हीट को रिजेक्ट कर दिया। तो बच्चों टोटल हीट को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास अगर इसकी वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो पहला केसेस में अगर निकालते हैं टोटल हीट, एक तो यहाँ से हीट निकल के आई है माइनस पी नॉट एम बाई रो नॉट आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना हीट को बाहर निकालेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में ये भी हमारी वर्क डन निगेटिव आ रही है। निगेटिव आने का मतलब हीट को क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इसकी हीट को सेकेंड केसेस के अगर बच्चों हम सॉल्व करते हैं, फाइंड द हीट इजेक्टेड बाय द गैस इन कंप्लीट साइकिल। हीट इजेक्टेड इन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में हीट की इजेक्शन हो रही है बच्चों, यहाँ तो नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है। दोनों की वैल्यू को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो एक माइनस रो पी नॉट आएगा, पी नॉट इंटू एम बाई टू रो। जहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों हीट को लेके तो कितना आना चाहिए? एक माइनस पी नॉट वाला आएगा वैल्यू, एक 3RT डेल्टा टी। हाँ, जो BC के केसेस में हमने यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों पुट करना भूल गया। तो जो QBC की जो वैल्यू आएगा वो 3/2 इंटू R, और चेंज इन जो टेम्परेचर है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है, ध्यान दीजिए कि जैसे आइडियल गैस का P इंटू डेल्टा वी का मतलब आएगा P इंटू N1 की वैल्यू R इंटू डेल्टा टी आएगा, ठीक है ना। और डेल्टा टी की वैल्यू आएगा P डेल्टा वी बाई कितना आएगा? R। तो डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों आएगा P बाई R इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितनी आ रही है? B से C के लिए, ठीक है। तो बच्चों B से C के लिए माइनस एम बाई रो नॉट आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस एम बाई 2 रो नॉट आ रहा है। प्रेशर की वैल्यू उस पॉइंट पे कितना है? 2P नॉट है। तो माइनस एम पी नॉट बाई रो इंटू आर। अब इस वैल्यू को हम सडनली यहाँ पे पुट कर देते हैं तो QBC की जो वैल्यू निकल के आएगा बच्चों 3/2 इंटू आर इंटू जो वैल्यू आ रहा है एम पी नॉट रो, एम पी नॉट रो इंटू आर। क्लियर है? अब यहाँ से जो AR से R कैंसिल हो जाने के बाद जो QBC की जो वैल्यू बच्चों कितना मिल गया? 3/2 माइनस 3/2 एम पी नॉट बाई रो। अब इसकी वैल्यू, आप इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो आ नहीं रहा है बच्चों। देखिए अब टोटल हीट रिजेक्टेड कंप्लीट साइकिल में जो आ रही है, Q जो टोटल आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है? माइनस 3/2 एम पी नॉट बाई रो माइनस एम पी नॉट बाई रो। तो इसको ऐड करने के बाद Q टोटल की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? मुझे बताइए। माइनस 5 एम पी नॉट बाई रो। बच्चों ये इसलिए आ रहा है नेगेटिव साइन क्योंकि हीट्स बाहर की ओर रिजेक्शन होती है, नॉट एब्जॉर्बेशन में होती है। जब किसी सिस्टम से अंदर से हीट जब बाहर निकलती है तो उसकी डेटा किस में आती है? माइनस के अंदर आती है, नॉट ऑफ पॉजिटिव के अंदर आती है, ठीक है। अब फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। साइकिल का एफिशिएंसी निकाला है तो टोटल वर्क डन कितना हुआ ए भी, और टोटल हीट का इजेक्शन कितना हो रहा है बच्चों? तो इसे दोनों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ साइकिल का अगर हमें निकालना है तो आप सबको मिटाइए। एफिशिएंसी, तो जब बच्चों इसमें अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी नीटा की जो वैल्यू आएगा, तो नीटा की वैल्यू बच्चों हमने बताया था कि हमारे सिस्टम्स को कितना वर्क कर गया, कितना हमने टोटल एनर्जी सप्लाई कर दी।
तो हमने वर्क डन कितना करके आपको पता है, वर्क की वैल्यू बच्चों यहाँ आया है माइनस RT ln2, ठीक है ना, माइनस RT। टेम्परेचर को अगर चाहो तो डेंसिटी के टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर को माइनस RT ln2। और बच्चों यहाँ से अगर आप डिवाइडेड बाई टोटल वर्क डन यहाँ निकल के आया माइनस P0 m/ρ, वर्क डन माइनस P0 m/ρ, इसको टेम्परेचर में आप कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई जो टोटल वर्क डन बच्चों आया है, टोटल वर्क डन से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, माइनस 5m P0/2ρ। तो ये जो डेटा आएगा हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकल के आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कार्नोट इंजन है, टेक 1000 किलो कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर, कितना एंड एग्जॉस्ट टू द सिंक। अच्छा, एक कार्नोट इंजन टेक 1000, इसको कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं बच्चों हम लोग? देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार्नोट इंजन है जिसको आपने हीट सप्लाई कितना कर रहे हैं, 1000 किलो कैलोरी। तो 1000 किलो कैलोरी का मतलब है बच्चों 1000 इंटू 10⁻³ कैलोरी, ये जो निकल के आएगा 10⁻6 कैलोरी आएगा। किसकी वैल्यू, आपने इतनी हीट हमने सिस्टम को सप्लाई कर दिया। फिर कहता है बच्चों एग्जॉस्ट टू सिंक, इतना टेम्परेचर फ्रॉम हीट रिजर्व करता है एंड एग्जॉस्ट सिंक 27 डिग्री, हाउ मच वर्क डज इट परफॉर्म। तो कह रहा है कि वर्क कितना परफॉर्मेंस करेगा और व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन की पहले पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात आपको एक चीज देखना पड़ेगा, जो परफॉर्मेंस होती है बच्चों, हाउ मच वर्क डज इट परफॉर्मेंस, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे निकलेगा जरा ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो T1 की जो टेम्परेचर है बच्चों कितना है 827 डिग्री सेल्सियस से T2 की जो वैल्यू बाहर जा रहा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो नो डाउट वर्क की जो एफिशिएंसी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमें बताइए कि अगर आपने किसी सिस्टम को बच्चों Q1 हीट दिया, ठीक है, और इसमें Q2 बाहर चला गया, इसने W वर्क किया, तो W बराबर कितना होना चाहिए, W बराबर होना चाहिए बच्चों Q1 में से माइनस Q2 जो जाएगा ये हमारा वर्क डन परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल है कि टेम्परेचर के टर्म में दिया हुआ है, तो कैलोरी जो है ना बच्चों हमारे पास टोटल Q1 की वैल्यू 100 कैलोरी यूज किया गया है, ठीक है ना। ओके, टेक 1000 हीट रिजर्वायर इतना एंड एग्जॉस्ट सिंक इतना, हाउ मच वर्क डज इट परफॉर्म, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो हमने हीट जो इसको सप्लाई कर दिया है, इसकी चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है बच्चों 800 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी की जो वैल्यू कितनी आ रही है 800 डिग्री सेल्सियस आ रही है। अब हमें Q2 चाहिए बच्चों कि 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसकी एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी क्या आना चाहिए, या इसको टेम्परेचर के ऊपर हम लिखते हैं बच्चों, जो नीटा होता है वो जो हमारी सिस्टम वर्क करते हैं, जो टोटल एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस T2/T1। पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको पहले नीटा से रिलेट कर देते हैं, पहले एफिशिएंसी ऑफ इंजन निकाल लेते हैं बच्चों। तो नीटा की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो 1 माइनस कितना आता है T2/T1, 1 माइनस क्या आता है बच्चों T2/T1 निकल के आती है, ठीक है। तो ये जो नीटा की वैल्यू है 1 माइनस T2 की वैल्यू 27 है बच्चों, ठीक है, और T1 की वैल्यू कितना है, ध्यान देना, T1 की वैल्यू कितना है 827। तो नीटा की जो वैल्यू होगा 827 बाई माइनस 27 अपन बच्चों क्या मिलेगा 827। तो नीटा जो बच्चों हमें मिला है यहाँ पे 800 बाई 827। ओके, अब हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा बच्चों, एक चीज़ और हमें इक्वेट करना पड़ेगा हीट के रिलेटेड। अगर T2/T1 दिया हुआ है Q2/Q2, तो वहाँ से हम लोग हीट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे जरा देखें, एक्चुअल में नीटा तो यहाँ से निकल ही गया, टेम्परेचर के टर्म में आप व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन का निकालना है, तो एफिशिएंसी हमारा 800/8/20। अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इसको 100 से आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, इतना परसेंट एफिशिएंसी मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन एक चीज देखो, सेकेंड पार्ट तो आपके क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाती है कि सीधा एफिशिएंसी पूछा गया तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हमने लगा दी, ठीक है। और अगला केसेस क्या है यहाँ आप जानते हैं Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई क्या होता है बच्चों, T1 होती है। हमें Q1 की वैल्यू दे रखा है तो Q2 की वैल्यू कितना आना चाहिए, T2 बाई T1 इंटू क्या आना चाहिए, Q1 आना चाहिए, ठीक। T2 की जो वैल्यू है 27 है डिवाइडेड बाई 827 इंटू जो Q1 की वैल्यू है बच्चों, जो Q1 की वैल्यू है कितना है 10 के पावर 6 है। तो इतनी कैलोरी Q2 की वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ से वर्क डन की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वर्क डन की वैल्यू बच्चों निकलेगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो जो वर्क की वैल्यू Q1 हमने सप्लाई किया है 10 के पावर 6 और बच्चों Q1 की वैल्यू आई है 27/827 इंटू 10 के पावर 6, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 10 के पावर क्या आया था, 6 आया था। क्लियर है, ओके। अब जो बच्चों यहाँ से 10 के पावर 6 आया है तो W के वैल्यू एक काम करते हैं 10 के पावर 6 को आप कॉमन लीजिए तो 827 माइनस 27 बाई कितना मिलेगा, 827 मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों हमारी इंजन जो वर्क कर जाएगा ये मिलेगा 800 बाई 827 इंटू 10 के पावर 6, इतनी जूल हमारी एनर्जी सिस्टम हमारा क्या कर जाएगा, वर्क कर जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से कोफिशिएंट्स और मैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या परफॉर्मिंग कोफिशिएंट्स या आप कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान एक दूसरे से आपको रिलेट करने आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे करेक्ट कि रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इनसाइड 227 केल्विन इज ट्रांसफर टू अ रूम टेम्परेचर एट 300 केल्विन। कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है जो हीट को ट्रांसफर कर रहा है 227 से 30 को 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पहुंचा देता है। हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम, हाँ, हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शुड बी डिलीवर्ड टू द रूम फॉर द ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम आइडियली, ठीक है। ईच जूल ऑफ एनर्जी दे रखा है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो टेम्परेचर की वैल्यू दे रखा है कितना, T1 की जो वैल्यू है अब मान के चलो कितना 227 केल्विन है, T2 की जो वैल्यू दे रखा है कितना 300 केल्विन है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम आइडियली। अच्छा, इस जूल ऑफ इलेक्ट्रिक, तो वर्क डन की जो वैल्यू अगर आप सवाल करते हैं बच्चों वर्क डन कितना रखा है 1 जूल की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना ठीक है, ओके। तो अब एक चीज आपको जानना पड़ेगा बच्चों कि हमारे पास T1 बाई T2 की जो वैल्यू होती है, T1 बाई T2 की जो वैल्यू होती है वो Q1 बाई क्या होता है, Q2 होती है। तो अगर इसका हम लोग बच्चों रेशियो लेते हैं तो Q1 बाई Q2 की जो वैल्यू होती है कितना आना चाहिए, हमने 3 जो हीट सप्लाई होना चाहिए बच्चों ज़्यादा होना चाहिए ना, T2 बाई T1 इक्वल टू Q1 बाई क्या मिलेगा Q2, ठीक है। T2 की वैल्यू है 300 केल्विन से 200 केल्विन बच्चों, इसकी हीट जो है ना Q1 बाई Q2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। अब यहाँ से W की जो वैल्यू होती है बच्चों Q2 माइनस क्या होता है, Q1 माइनस Q2 होती है, बताइए, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो Q2 की जो वैल्यू है बच्चों Q1 की जो वैल्यू रहा यहाँ पे रखेंगे वो 300 बाई 227 इंटू क्या मिलेगा Q2, ठीक है। और इस W की वैल्यू है बच्चों Q1 माइनस Q2 की वैल्यू अगर 1 है क्योंकि 1 जूल कह रहा है सप्लाई कर रहा है तो अब इसकी वैल्यू निकाल गया, Q1 की वैल्यू हमने रख दिया 300 बाई 227 Q2 माइनस Q2 की वैल्यू कितना आ गया 1, तो इस Q2 की वैल्यू निकालने के बाद बच्चों 300 बाई 227 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 1, तो जो Q2 की जो वैल्यू हो गया
और 300 माइनस 227 बाई 227 इक्वल टू कितना निकल के आ गया 1। तो जो Q2 की वैल्यू यहाँ से बच्चों निकालेंगे तो 227 बाई 300 में से 227 गया तो कितना बचेगा बताओ 73। इतनी जूल Q1 की वैल्यू होगा बच्चों। तो हम इसको अगर पुट करते हैं तो Q1 की वैल्यू आएगा 300 बाई 227 इंटू Q2 की वैल्यू आ गया 227 अपॉन 300 है 73। यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चों 300 बाई कितना आ गया 73। तो कह रहा है कि हाँ हीट डिलीवर्ड टू रूम जूल ऑफ इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम द इनसाइड इतना हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड। इस हिसाब से हीट को डिलीवर करेगा। जो Q1 की वैल्यू होगा ये एनर्जी हमें सप्लाई करेगा। Q2 की वैल्यू में क्या करेगा बाहर एनर्जी निकलेगा। जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगा वो वर्किंग परफॉर्मेंस के अंदर निकाल देगा। क्लियर है ओके। बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट the least amount of work that must be done to freeze the 1 gram of water 0 डिग्री सेल्सियस by mean। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें फ्रीज करनी है 1 ग्राम वाटर्स को। कैलकुलेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर। देखो वाटर ऑलरेडी है ध्यान समझना। वाटर जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी किस पे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे बचो कितने पे 0 डिग्री। अब इसको फ्रीज करना है तो फ्रीज बाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली बात आ जाएगी सॉरी फ्यूजन्स। क्योंकि हम सिस्टम से क्या कर रहे हैं हीट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं 0 डिग्री से बाय मींस ऑफ रेफ्रिजरेटर। जैसे आपने ठीक है एक वाटर्स को फ्रिज के अंदर डाल दिया वहाँ पे 0 डिग्री से अभी भी पिघला नहीं है लेकिन और भी उसको फ्रीज करना है बर्फ बनानी है तो और हीट बाहर निकालना पड़ेगा लेकिन टेम्परेचर सेम रखना है। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है ना बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच हीट इज पास ऑन द सराउंडिंग दिस प्रोसेस। अच्छा तो कह रहा है कि सिस्टम से कितने हीट बाहर की ओर चली जाएगी। ठीक है तो पहले समझो बच्चों कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको जो दे रखा है 80 केल्विन। तो मास जो टोटल हीट जो इसको जाएगा फ्रीज करने के लिए टोटल हीट जो होगा m इंटू क्या होगा लेटेंट हीट्स। तो मास बच्चों कितना दे रखा है 1 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम है तो 1 इंटू 10 के पावर -3 या रहने दो 1 ग्राम के टर्म में तो 80 जूल पर ग्राम कैलोरी पर ग्राम है बच्चों 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से तो एनर्जी कितना हो गया 80 जूल एनर्जी इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के ऊपर रेफ्रिजरेटर के ऊपर है। कह रहा है कैलकुलेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी मस्ट बी डन। ठीक है ना हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन मस्ट बी डन टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर को फ्रीज कराना है। वाटर कितना है बच्चों 1 ग्राम है 0 डिग्री बाई मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेटर के द्वारा। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच हीट इज पास ऑन द सराउंडिंग कह रहा है कि कितना हीट हमें पास कर जाए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से इतना दे रखा है कितना हीट बाहर हमारे रेफ्रिजरेटर बच्चों निकाल देगा। तो जो परफॉर्मेंस कोफिशिएंट होती है बच्चों ये बात आप जानते हो कि W बाई क्या होता है Q2 वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितना वर्क किया उसके हिसाब से निकालते हैं। ठीक है ना जो ये जो वर्क डन हमारे पास निकल के आती है बच्चों। ठीक है देखो एक्चुअल में जब हम नीटा की जो वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q1। ठीक है अब यहाँ से जो बच्चों नीटा निकालते हैं कि कितना Q2 बाई W। ठीक है और इसकी वैल्यू T2 बाई कितना निकल के आता है T1 माइनस T2। हमने अभी इस रिजल्ट को फाइंड आउट किया था परफॉर्मेंस ऑफ बीटा कोफिशिएंट का। ठीक है जरा पहले इसको ध्यान से देख लो इसके अंदर कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है कैलकुलेट सबसे पहले बच्चों Q2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं कि द टेम्परेचर्स हमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क की वैल्यू पूछा जा रहा है। बच्चों हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे परफॉर्मेंस की हमें वो ऑर्डर निकालनी है इंजन की वो ऑर्डर निकालनी है जिसकी वजह से हीट हमारा क्या होता है सप्लाई होती है। तो अब मुझे आप बताइए कि यहाँ से अगर आपको W चाहिए तो W निकालने के लिए बच्चों Q2 इंटू क्या मिलेगा T1 माइनस T2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा T2 मिलेगा। ठीक है जो टेम्परेचर है कैलकुलेट द हीट अमाउंट मस्ट फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप T2 की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं 273 27 डिग्री है तो बच्चों 27 में 300 कैल्विन पे आएंगे और जो T1 की वैल्यू है कितना 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना आएगा 273 आएगा। ठीक है ना
273 केल्विन पे आएंगे, ठीक है ना। यानी तो इसको, अच्छा 1 मिनट उल्टा लिखा गया है। T1 की जो वैल्यू है बाहर सराउंडिंग 273 इनिशियल टेम्परेचर बच्चों, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, T1 की वैल्यू 300 केल्विन और जो T2 की वैल्यू कितना आ रहा है 273 केल्विन, ठीक है। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों, इसकी वैल्यू को अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं, T2 को भी मिल गया, T1 की वैल्यू क्या, Q2 कितना मिलेगा, Q2 उसने कितना हीट सप्लाई किया है बच्चों, Q2 बाहर कितना हीट्स को बाहर सप्लाई कर दिया रेफ्रिजरेटर्स। इसके निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा मास कितना दे रखा है 1 ग्राम, ठीक है ना। मास दे रखा है बच्चों 1 ग्राम, m इंटू क्या होता है लेटेंट हीट, ठीक है। अब जो यहाँ से मास दिया है बच्चों 1 इंटू लेटेंट हीट की वैल्यू 80 दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू कितना होगा 80 कैलोरी आएगा। तो जो Q2 की वैल्यू निकल के आ गया 80 कैलोरी, हमें एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब सबकी वैल्यू आप वहाँ से पुट करें, तो बच्चों जब सबकी वैल्यू वहाँ से W अगर हम वर्क पुट करते हैं तो कितना निकलेगा, ठीक है। तो जो W की वैल्यू बच्चों हम निकालेंगे, तो W हमारे पास आएगा Q2 की वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना हो गया 80, ठीक है। 80 इंटू T1 की वैल्यू है 300 माइनस बच्चों और 273 बाई 300, तो जो W की वैल्यू हो गया बच्चों 80 इंटू कितना मिलेगा 27 बाई कितना हो गया 300, 0 से 0 आप काट सकते हैं, तो ये मिलेगा बच्चों 80 इंटू 27 बाई 30, ये 0 से कैंसिल हो गया। ये जो 0 है बच्चों, ये 0 क्या हो चुका है कैंसिल, ये मिलेगा 8 इंटू 27 बाई 30, बच्चों इसको आप काट दो, 3 से कट जाएगा 9 10 72 बाई 10 कितना 7.2 जूल। Q2 की वैल्यू आ गया। वर्क डन हमारे पास जो बच्चों दिया हुआ था, वर्क डन तो हमने निकाल ली, Q2 तो हमें दिख गया, ठीक है ना। अब एक्चुअल में हमारे पास अगर Q1 की टोटल हीट अगर सप्लाई अगर निकालना चाहते हैं, कितना Q1, तो बच्चों अगर Q1 अगर हम निकालना चाहते हैं तो Q1 की वैल्यू क्या होती है Q2 प्लस W होता है, ठीक है ना। तो W हमें पता है कितना आया अभी 7.2 और Q2 की वैल्यू कितना है बच्चों, Q2 80 है, तो कितना होगा 8.7, 87 पॉइंट कितना आ गया 2 जूल। तो इतनी एनर्जी को हमें क्या करेगा बाहर डिलीवर कर देगा, ठीक है ना, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोफिशिएंट या रेफ्रिजरेटर के ऊपर, जो नीटा खासकर आपका परफॉर्मेंस कोफिशिएंट है इसको लेके।